जी नहीं, यहीं तक हम पहुंचे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियोलॉजी एंड टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वेनेसडे। 8th क्लास से आज। हाँ, प्रेजेंटेशन अभी करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे याद भी है। अब्दुर्रहमान हयात खान मियो, अशना सना, आयशा सना, आयशा सना है। अम्मारा शेख, आमना राशिद, अनोद कादरी, अनमोल, अरीज खान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, दुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सुनिसारा, फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, हादिया नरमीन, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, मानूर, माहीन जुल्फ़िकार, माहरूख रसूल, माइदा खान, मरियम खुर्शीद, मैमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद, राबिया फ़हीम, रीमा नाज, रोहम रेहान, रुमैसा एजाज, सादीना, सफ़ा उमर, सालिहा आरिफ, सना तारिक, सानिया आबिद, शेर बानो, शिज़ा खुर्शीद, शिज़ा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा अकील, सईदा आयशा उन्निसा, सईदा फाइज़ा मुइन, सईदा फातिमा नाज, सईदा उम्मे हानी, उम्मे अबिया फातिमा, अंजिला अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद अली, वानिया सलमान। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा जी, हमारी बात चल रही थी, आपको पता है, जो दरमियान में ये मुकम्मल स्लाइड नहीं हो सकी थी। पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाथ, मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स टू इंडिपेंडेंस, पार्ट 1 इसका चल रहा था। करारदादे पाकिस्तान के बाद का जो रास्ता था आज़ादी के लिए, जंग अज़ीम के बाद जो वाक़यात और तहरीकें पेश हुई वो हम पढ़ लेते, जिसमें लास्ट हमने क्वाइट इंडिया मूवमेंट को पढ़ा था। और अब जो है गांधी जिना टॉक्स 1944, अ सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिना। तो 1944 में these talks aim to address the political division and differences between the Indian National Congress and All India Muslim League। जो इन दोनों के दरमियान आपस में बात हुई और जो ये तमाम तहरीकें और मूवमेंट्स जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जंग अज़ीम के बाद शुरू हुई, उस जंग अज़ीम का भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूंगा। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत का एक सिलसिला हुआ। इन मुज़ाकरात का मकसद जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान सियासी तकसीम और इख्तिलाफ़ात को दूर करना था। जो आपस के झगड़े थे और जो आपस की जो है ना नाचातियाँ थीं, इख्तिलाफ़ात थे, उनको दूर करना ये असल मकसद था इन दोनों पार्टीज़ का। ठीक है ना, जो डिफरेंसेस थे, जो एक पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। बाय 1944 द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया हैड गेन्ड
significant momentum. The British government was also engaged in World War II and sought Indian support for the war effort. The political, ये जो चल रहा है, ठीक है, ये बैकग्राउंड। तो यहाँ चूँकि वर्ल्ड वॉर टू भी आपको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी है, अगरचे आपने पढ़ा है लेकिन थोड़ा रिवाइज करा देंगे उसको। The political division between the Indian National Congress and the All India Muslim League were a major obstacle to achieving a united stance on the question of independence. पस मंज़र क्या है, 1944 तक हिंदुस्तान में आज़ादी के मुतालबे ने ख़ास रफ्तार हासिल कर ली थी। 1944 में ये जो आज़ादी का राय थी, हिंदुस्तान से एक तकसीम हासिल करने की, एक सेपरेट नेशन बनाने की, जी हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा उसने जो है ना तेज़ी पकड़ी। बरतानवी हुकूमत भी दूसरी जंग अज़ीम में मसरूफ़ थी और उसने जंगी कोशिशों के लिए हिंदुस्तानी ताउन भी तलब किया। वो चाहते थे कि ज़ाहिर है जब इंसान या कोई कौम जो है ना लड़ाई करती है, जंग करती है, तो वो अपनी ताकत को साथ साथ चाहती भी है कि मजबूत रहे। लिहाजा इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान सियासी तकसीम आज़ादी के सवाल पर मुत्तहिदा मौक़िफ़ के हासिल करने में एक बड़ी रुकावट थी। वो असल मकसद उन्हें हासिल नहीं होने दे रहे थे। अब ये जो मामला शुरू हुआ और ये जो तहरीकें चली हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़ोर पकड़ा है। और इस वक्त जो ये दूसरी बड़ी जंग अज़ीम वर्ल्ड वॉर टू जो चल रही थी, तो ये 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी जाने वाली तारीख़ की सबसे ज़्यादा तबाहकुन और बड़ी जंग थी। वर्ल्ड वॉर टू का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर टू आपको जो है रिवाइज़ करा रहा हूँ। ये जंग दो बड़े ग्रुपों के दरमियान बेसिकली लड़ी गई थी, जिसमें बड़े बड़े ममालिक, एक तरफ से देखा जाए तो 6-7 कंट्रीज़ आपस में जुड़कर वो जंग ये लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ 3 बड़ी उस ज़माने की जो है ना ताकतें मौजूद थीं, जैसे जर्मनी, इटली और जापान जो है ना, ये साथ थे। इनको एक्सिस पावर्स कहा जाता है। एक्सिस पावर, AXIS, एक्सिस पावर जो थी वो जर्मनी, इटली और जापान थे। दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन, रूस और अमेरिका और इसी तरह चीन जो है, ये दूसरी तरफ थे। अलाइड पावर्स कहलाती हैं, यानी इत्तेहादी ताकतें, ठीक है। जंग का जो पस मंज़र था और बरतानवी कोशिशें थीं, वो ये हुआ कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के बाद बरतानिया ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया। ज़ाहिर है एक मुल्क की तरफ से जब किसी कंट्री के ऊपर जो है ना वो अटैक किया जाता है, तो उनका भी आगे से फिर उसका जवाबी हमला देना और अपना बचाव करना, ये जो है उनका हक़ होता है, राइट्स होते हैं। लिहाजा इस तरीके की जंगें बड़ी तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी बहरहाल, लेकिन दुनिया में ये 2 बड़ी जंगें इस तरीके की हो चुकी हैं आलमी एतबार से। जो हालात अभी गुज़िश्ता तौर पर अंदाज़ में भी जो बन रहे थे, तो उसमें भी इस तरीके की बातें सामने कुछ आ रही थी। तो उस वक्त हिंदुस्तान बरतानवी राज के तहत था। ब्रिटिशर जो थे ये बरसग़ीर पर अपना राज जमाए हुए थे, और बरतानवी हुकूमत ने जंगी कोशिशों के लिए भी हिंदुस्तान के वसाइल और आसानी इंसानी जो वहाँ से जितना ताउन हो सकता था ना, वो हासिल करने की पूरी कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने, बरतानवी लोगों ने भी। और हिंदुस्तानी ताउन और किरदार वो किस अंदाज़ में था कि हिंदुस्तानी ताउन और किरदार रज़ाकाराना फ़ौज थी, जो कि तकरीबन 2.5 मिलियन थे फ़ौज, जो कि 25 लाख की फ़ौज बनती है। हिंदुस्तानी गोया फ़ौजियों की तादाद 25 लाख थी, और जिसमें से कहते हैं कि 10 लाख तो मुसलमान ही थे फ़ौजियों के अंदर जो शामिल थे। महाज क्या था कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, इटली और जनूबी मशरिक़ एशिया, उसके साथ साथ बर्मा, इसमें भी लड़ाई लड़ी। अहम किरदार क्या था, 1944 में कोहिमा के मुकाम पर जापानी हमले को रोकने में हिंदुस्तानी फ़ौज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था उस वक्त।
उस ज़माने के लोग इस बात को जानते हैं। जैसे आज की भी एक आर्टिफिशियल वॉर के अंदर आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने एक सालिसी का किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी थी, भले लड़ाई थी, लेकिन उसको रुकवाने का पूरा जो है ना वो किरदार अदा किया पाकिस्तान मुल्क ने। भले जिस अंदाज में भी उसने अमेरिका को भी समझाया और इधर से जो है ना ईरान को भी समझाया, और उधर से जो है जितने भी खलीजी ममालिक थे अरबी, उधर भी जितने अटैक्स हुए अमेरिका के अड्डों पर, तो उनको भी बाज़ जगहों पर नुकसानात हुए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बीच में पड़ के जो है इस मसले को हल कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहम किरदार जैसे पाकिस्तान ने अदा किया, उस वक्त जो फ़ौज थी ना, जिस 15 लाख 25 लाख फ़ौज के अंदर 10 लाख मुसलमान फ़ौजी लड़ रहे थे, तो इन्होंने भी उस मौके पर अहम किरदार अदा किया। तो मुस्लिम फ़ौजियों की तादाद 25 लाख फ़ौजियों में तकरीबन 10 लाख के करीब तो यही थे। जबकि क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो थी, जंग के दौरान कांग्रेस ने अदम ताउन की पॉलिसी अपनाई और मुस्लिम लीग ने जंग में बरतानवी कोशिशों की हिमायत की। आखिरकार 8 मई 1945 को इत्तेहादियों की फ़तह के साथ यूरोप के अंदर जंग का ख़ात्मा हो गया। यानी कि यूँ समझ लें कि ये जंग जो है ना वो ठंडी कर दी गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आउटकम्स क्या था? द टॉक्स एम टू एक्सप्लोर वेज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कांग्रेस। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें भाई। ऑब्जेक्टिव बातचीत का मकसद जो था ना आपस में इन दोनों बड़ी जमातों का, उस वक्त की दोनों बड़ी जमातें कौन कौन सी थीं? एक कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो इनके दरमियान जो आपस में इख्तलाफात थे, ज़ाहिर है एक देखा जाए गौर किया जाए तो मुसलमानों की तरफ से बराए नाम की जमात थी और दूसरी खालिसतन जो है ना वो हिंदुओं की जमात थी। तो इख्तलाफात तो लाजमी तौर पर दोनों जमातों के दरमियान मौजूद रहते थे, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए ही और मुस्तकबिल में एक अच्छी पॉलिटिक्स करने के लिए और अच्छे अंदाज पे आइन साजी करके कानूनी एतबार से आपस में मिलजुल कर जो है चलने के लिए हवाले से जो है ना इन्होंने ऐसे इंतज़ामात करे और उस पर आपस में इत्तफाक भी किया कि ऐसे रास्ते तलाश किए जाएं कि जिसके ज़रिए से जो है ना दोनों जमातें हम आहंगी के साथ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना वो चल सके। तो ये उनका असल मोटिव था, मकसद था। रिज़ल्ट्स क्या निकले फिर, नताइज जो थे इनके, वो आगे चलो भाई, इसके साथ वाली लड़की पढ़ लो। हाँ जी। Between the Congress and the Muslim League, Jinnah remains standing fast in the demanding for the separate Muslim state. The Gandhi and the Congress contributed to oppose the partitions of India. जो आपस में इन्होंने जिन्ना गांधी और बैठे और उन्होंने आपस में बड़ी बातचीत करी, बड़ी कोशिशें करी कि ये दोनों जमातों के तरफ से जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपस में इन दोनों जमातों के जितने भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। और इसके लिए बड़े देर तक जो है ना वसी पैमाने पर ये आपस की टॉक होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन जो आपस में इनके मुज़ाकरात चल रहे थे वो इख्तलाफात को दूर करने में हकीकत में कामयाब ना हो सके। इन द एंड वो अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हुए। तो जिन्ना चूँकि अलग एक मुस्लिम रियासत का मुतालबा रख रहे थे और जबकि गांधी और कांग्रेस जो जमात थी वो हिंदुस्तान की तकसीम की मुखालफत कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तान तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तकसीम हो जाए, और जिन्ना क्या चाहते थे कि भाई बिल्कुल तकसीम हो जाए। तो दोनों ही देखा जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में थे।
लिहाजा यही इनकी तवील और लंबी बातचीत आपस में मुज़ाकरात होने के बावजूद भी क्या नहीं हुई, फाइनलाइज नहीं होती, किसी डिसीजन, फाइनल डिसीजन पे ये नहीं पहुंच पाए। बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, क्या बात चल रही है यहाँ? वो लास्ट वाली लड़की, आप ही से पूछो, आपके पीछे तो कोई है ही नहीं, जिन्नात हो तो अलग बात है। आपको नज़र आ रहा है कोई पीछे? अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, ये तो नज़र आ रहा है ना। अच्छा, तो अगर ये मैं क्लास के एंड में पूछ लेता फिर ये तो क्लास ऐसी सारी निकल जाती। मतलब मेरी आवाज़ आ रही थी आपको? तो फिर मेरी आवाज़ जितनी आई है वो सुनाओ, उसमें जो तुम्हें समझ आए ना, जो मैं, हम किस पे बात कर रहे हैं आज, क्या बात चल रही है? हाँ, एक सेकंड ना, उनसे पूछने दो ना। वर्ल्ड वॉर 2 भी बताया, हाँ। फिर कहाँ पे आ गए? फिर एकदम गांधी पे आ गए हो। तो क्यों आए? यही तो बेटा बात समझने की थी ना। रिवाइंड करूं दोबारा? भाई देखो, इन सिंपल वर्ड्स जो बात चल रही थी ना, सारी बात को दोबारा समझ लो। अल्लाह करे गांधी जिना टॉक्स, आपस में बातचीत के लिए बैठे क्योंकि बड़े इख्तलाफात हो रहे थे। जब दो लोगों में, दो जमातों में, टू डिफरेंट नेशंस में आपस में इख्तलाफात होते हैं तो आपको पता है ना, मुज़ाकरात के लिए बैठा जाता है, बातचीत होती है, टेबल टॉक होती है। तो जिना गांधी दोनों इसी चक्कर में बैठे कि भाई किसी तरह ये मसाइल जो हैं वो ख़त्म करे जाएं। और जो बड़ा मसला था वो यही था कि एक तो जो है कांग्रेस पार्टी और दूसरी कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग देखा जाए तो मुसलमानों की तरफ से एक जमात थी और कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जानिब से थी। तो दोनों का मकसद क्या था भाई? जो आपस के अख्तलाफात हैं, रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ हैं, इनको ख़त्म करके और एक सुकून, अमन, चैन वाली ज़िंदगी गुजारी जाए। लिहाजा इसी के लिए दोनों के जो सरबराह थे वो इधर से कायद-ए-आज़म थे और उधर से गांधी साहब थे। तो ये दोनों बातचीत के लिए बैठे, दोनों समझदार बंदे। लेकिन आखिर गांधी का फ़ैसला कुन, जो नतीजा कुन बात थी वो ये थी कि भाई हिंदुस्तान की तकसीम नहीं होनी चाहिए। और कायद-ए-आज़म की क्या थी कि हिंदुस्तान की तकसीम होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान क्या हैं, बिल्कुल अलग सेपरेट नेशन है, अलग कौम है, तो इनको तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये इनका मकसद था, समझ रहे हैं? इसी मकसद के दौरान हमने एक ये बात इस स्लाइड में ये रखी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो चूँकि काबिज़ थी, होल्ड किया हुआ था उसने बरसग़ीर के ऊपर अपना, उसने कदम जमाए हुए थे और सारा मैनेजमेंट, सारा निज़ाम, सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर यहाँ पे चला रहे थे ऑलरेडी। इसी दौरान उधर जो बड़ी आलमी जंग हुई है, ये बच्ची से मोबाइल ले लो, बड़ी आलमी जंग हुई है, दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। तो उसमें भी जो है ना ये ब्रिटिशर भी शामिल थे, ये भी वहाँ लड़ रहे थे और इन्होंने क्या कोशिश करी कि भाई यहाँ से जो है ना बरसग़ीर से भी हम अपनी ताकत को वहाँ पर इस्तेमाल करें। और इन्होंने किया भी 25 लाख फ़ौज जो है वो यहाँ से, जिसमें 10 लाख कौन थे? मुसलमान फ़ौज थे। तो उन्होंने इस फ़ौज को वहाँ पर इस्तेमाल भी करा, जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो था ना, अहम मौके का, कि जो लड़ाई का बड़ा अहम मोड़ था उसको जो संभाला और सही किया वो इस फ़ौज ने किया। इन्हीं के ज़रिए से वो अहम मोड़ के अंदर मिशन में ये कामयाब हुए तकरीबन बहुत हद तक। आखिरकार वहाँ तो सुलह हो गई, लेकिन इधर जो है ना मसले पड़े रहे, इधर और मसले उलझ गए। तो अब हुआ क्या कि गांधी और जिन्ना की जो आपस में बातचीत हुई तो इस बात पर वो बात ख़त्म हो गई इन दी एंड के भाई जो है ना कोई फ़ैसला कुन नतीजा उससे नहीं निकल सका। बात समझ आ गई? अब यहाँ तक आप समझा सकती हो? क्या समझा सकती हो बताओ? हाँ जी, जल्दी समझाओ।
पॉइंट्स जो एक से नई चीज़ रखी थी कि नहीं पाकिस्तान एक अलग देश है। बस। और वर्ल्ड वॉर टू का कैसे बीच में तस्करा आया, कैसे वो बात आई, वर्ल्ड वॉर टू पे हम क्यों गए थे? एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये भी था ना, वहाँ से कोई बच्चे बता दो वर्ल्ड वॉर टू का हमने क्यों यहाँ पर डिस्कशन की कि वर्ल्ड वॉर टू भी पूरा पस मंज़र समझाया, वो बात क्यों करी? वर्ल्ड वॉर टू में मुसलमानों को भेजा गया था फौज। हाँ, तो ये भी आपस की क्या है लड़ा, हाँ आपस के इख्तलाफात का ये भी ज़रिया बना ना कि भाई एक तीसरे की, दो बंदों की लड़ाई हो रही है उसमें हमें क्यों शामिल किया जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती किया गया क्योंकि अंग्रेज़ ब्रिटिशर काबिज़ थे, होल्ड उनका था, तो इनकार नहीं कर सकते थे। तो ये एक मसला इस वजह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। शिमला कॉन्फ्रेंस, हाँ दो तीन चीज़ों को हमारे कि जैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और फिर जिसको अलग होना होगा फिर किसी को फिर अलग नहीं हो सकेगा, पहले जंग लड़ लो फिर बाद में सब कर देंगे। हाँ, ये मकसद कि उनके मफाद के लिए शराइत भी रखी थी उनके सामने ना। तो बहरहाल फिर भी मुसलमान चाहते यही थे कि जो है ना वो किसी तीसरे की लड़ाई में शामिल ना, उनके तो अपनी लड़ाई यहाँ पड़ी हुई है आपस की, जो है वो सेपरेट नेशन के लिए जो है ना एक कोशिश कर रहे थे। तो वो अब किसी अगले की दूसरे की लड़ाई में क्यों कूदें, अपना मसला तो हल करें, ठीक है ना। तो चलें आप आगे, हाँ जी, बैकग्राउंड। Was held in the aftermath of World War II when the British government was exploring post-war constitutional reforms for India. Participants, the Indian National Congress led by leaders such as Jawaharlal Nehru, the Indian Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah, such deputies who represented the British government at the conference, other political groups. अब जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तकरीबन, अब बरतानवी हुकूमत जो है हिंदुस्तान के जंग के बाद जब उन्होंने ज़ाहिर शराइत रखी थी हम आपके लिए, फिर जो है ना कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम आपकी पसंद के मान भी लेंगे, लेकिन अभी हमारा मसला है उसमें आप लड़ाई करें, जंग करें और हमारा साथ दें। तो अब जब ये जंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद इस्लाहात करने के लिए जो है ना कोशिशें की हैं ब्रिटिशर्स ने। अब उसमें जो शरीक थे और पार्टिसिपेंट्स थे, शुरका, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी क़यादत जवाहरलाल नेहरू कर रहा था, ये इनके रहनुमा थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसकी क़यादत जो कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले जो थे वो सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये दूसरे सियासी ग्रोह में से थे। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945, उसका बैकग्राउंड यही है कि ये जो वर्ल्ड वॉर टू हुई है इसी दौरान उसमें जो मुसलमानों की भी 10 लाख की फ़ौज को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अहम किरदार भी अदा किया, इसके अंदर उनका इम्पोर्टेंट रोल भी था, बड़े मसले से उन्होंने जो है जान भी छुड़ाई। तो अब उसके नतीजे में शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई कि भाई इसमें इस्लाहात की जाए, ये जो दोनों हिंदू और मुसलमानों के मसाइल हैं और इनकी जमातों के और इनके लीडर्स के, तो उसके लिए जो है ना इसको इस तरफ लेकर जाया जाए कि ये मसला हल हो। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अब आगे आ जाए, कौन है, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स। अब जब उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया तो अब बरसग़ीर के मुस्तक़बिल के आइनी फ्रेमवर्क को बनाने के लिए एक मुआहदे तक फ़ाइनलाइज करके उस तक पहुंचने के लिए इन्होंने लॉर्ड वेवल ने 21 हिंदुस्तानी सियासी रहनुमाओं को की समर कैपिटल एक जो है ना कमेटी या ब्रिटिश इंडिया काउंसिल भी उसको कहा जाता है, वो उसमें जो है ना एक कॉन्फ्रेंस रखी और इनको भी वहाँ पर दावत दी, यानी मदऊ किया कि भाई वहाँ पर आ जाएं।
और ताकि एक विजुअल प्लान जो है ना उस पर हम आपस में एक मीटिंग कर सकें और फिर आगे हम मज़ीद डिसीजंस लें, आगे मज़ीद हम चलें। अब उसमें जो इश्यूज डिस्कस्ड हुए वो जी यहाँ पढ़ लो। issue discussed. The form of the future government of the subcontinent, the rights of Muslim majority provinces, the status of princely states, the representation of various political groups in the future government. हाँ, पहला क्या था कि बरसग़ीर के मुस्तक़बिल की हुकूमत की जो है ना कोई एक ऐसी शक्ल बना दी जाए जिस पर मकसद हिंदू भी खुश हों और मुसलमान भी राज़ी हों, कोई ऐसी सूरत बनाई जाए। इन द फ्यूचर कोई गवर्नमेंटल सिस्टम ऐसा दोनों के लिए बना दिया जाए जो इधर बरसग़ीर हिंदो पाक के अंदर हिंदुस्तान में जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो और ना मुसलमानों को उससे कोई परेशानी हो ना हिंदुओं को। द राइट्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है उधर फिर मुसलमानों को ही जो है ना राज दे दिया जाए, शाही रियासतों की हैसियत बना दी जाए। चूँकि जब ये स्टार्ट में आए तो इन्होंने तो उल्टा कर दिया, हत्ता कि जो रियासतें थीं जिनके नवाब मुसलमान हुआ करते थे और एक तरह से यूँ समझ लें कि उन अपनी अपनी रियासतों के मालिक होते थे, और इन्होंने तो उनको इमारतें तक मज़ीद बनाने पर और उनके जो महलात भी होते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, दरो दीवार पे टैक्स लगा दिया। जैसे आजकल माशाल्लाह जो है धूप पर टैक्स लग गया, ठीक है जी, थोड़े अरसे में इंशाल्लाह ये सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे और फिर इंशाल्लाह जो है आपके एक एक कदम उठाने पर भी टैक्स होगा, हत्ता कि हाथ और पैर और आंखें चलाने और इस्तेमाल करने पर भी इंशाल्लाह टैक्स होगा। और ये भी मुमकिन है कि इंशाल्लाह अपने बीवी से और शौहर से बात करने पे भी टैक्स होगा। तो ये हो सकता है, ये कोई बईद नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये उसी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर उधर भी अंग्रेज़ ने यही तरीका इस्तेमाल किया हथकंडा स्टार्ट में ना, कि उनकी इमारतें बनाने और दीवार खड़ी करने पे भी, मतलब अपना घर है, अपनी ज़मीन है और आप मालिक हैं, ऑनर हैं, लेकिन आप जी बनाएंगे तो इसका टैक्स देंगे। तो जैसे माशाल्लाह मुसलमान देखें आप, हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन से ही गैस निकल रही है और हमने ही उसका टैक्स भी देना है माशाल्लाह से। और इसी तरह आपका घर है ना, ज़मीन है, और उस ज़मीन से अगर जो है ना खुदा न ख्वास्ता सोना चांदी हीरे जवाहरात निकल आए तो वो आपको पता है कि वो किसके हैं, फिर वो सरकार के। गैस निकल आई तो वो सरकार की है, पेट्रोल निकल आया, डीजल निकल आया या और कोई मादनियात गलती से खुदा न खास्ता निकल आई और सरकार को पता चल गया तो वो किसकी है, सरकार की है। और अगर खुदा न खास्ता हीरोइन निकल आई तो वो आपकी है ये भी साथ में याद रखें। यानी कि जिस काम के अंदर सरकार का फ़ायदा है वो उसने वही करना है, जिसमें नुकसान है तो उसमें भी अपना फ़ायदा ही करना है। तो ये उसी तरह नवाबों के उन्होंने दरो दीवार पे भी, महलात पे और घरों पे भी हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, हालांकि वही मालिक थे बेचारे। तो ये होता है, लेकिन बाद में फिर इन्होंने खुद देखें बात करना शुरू कर दी, भाई शाही रियासतों को अब हैसियत दी जाए, यानी कि भाई अब कराची की आवाम को भी थोड़ा सा हैसियत दे दो, इनके भी बेचारों की भी थोड़ी सी इज्जत है। मुस्तकबिल की हुकूमत में मुख्तलिफ़ सियासी ग्रोहों की नुमाइंदगी होगी। इन द फ्यूचर जितने भी सियासी जमातें हैं और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं तो इनको इन द फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, भाई इनको भी राइट्स दिए जाएंगे, इनके भी हुकूक होंगे, यानी कि इनको भी थोड़ा सा इनका आइंदा इंशाल्लाह ख्याल किया जाएगा। अभी आप हमारा ख्याल कर लें। अच्छा जी, आगे आ जाए। While attending the conference, पढ़ लिया आपने? Congress naturally refused to be treated as a caste Hindu body and asserting its secular nationalist character states the right to select representatives of any community, including Muslims, of whom Abdul Kalam Azad and Abdul Ghaffar Khan presented themselves in Simla in the capacities of the leaders and distinguished members respectively of the Congress delegation. As the Congress nominees to the Council, the Muslim League objected to the Congress stand and claimed an absolute jurisdiction for choosing all the अब जहाँ पर ये आपस के जो है ना
देखा जाए नुमाइंदे बैठे हुए हैं और इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गौर किया जाए तो और मज़ीद बढ़ रहे हैं इख्तलाफात, और मज़ीद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान जो है कांग्रेस ने फितरी तौर पर ही ज़ात हिंदू के तौर पर बर्ताव करने से इनकार कर दिया और अपने सेकुलर कौम परस्त किरदार पर उसने मज़ीद जो है ना ज़ोर दिया। वहाँ पर किसी भी कम्युनिटी के नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक़ दाव पर लगा दिया। इसके साथ साथ के मुसलमान जिनमें से अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान थे, उन्होंने अपने आप को जो है शिमला जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बेतरतीब लीडरों और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की हैसियत से अपने आप को पेश किया, और कांग्रेस का कोई डेलीगेशन भी यहाँ पर नहीं था। तो लिहाजा इन चीज़ों ने अब इनके दरमियान क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है ना इख्तलाफात को और ज़ोर दिया। चलें जी, दी मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड टू दी कांग्रेस स्टैंड। The Muslim League objected the Congress stand and claimed an सही है, सही पढ़ लियो माशाल्लाह। jurisdiction for choosing all the Muslim members of the council. Further, the league demanded a communal veto by asking for the two-third majority in the proposed council instead of a simple one. In his anxiety for encouraging the league's posture and brushing aside the Congress offered to join the council by keeping अब जब इस तरीके की कांग्रेस की जानिब से जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई, तो अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग जो थी उसने कांग्रेस की पर जो है ना एतराज़ किया, और कौंसिल के तमाम मुस्लिम अरकान जो थे जिनको मुंतखब करने के लिए मुकम्मल दायरा इख्तियार उनको था, उसका भी उन्होंने दावा किया। इसके अलावा लीग ने जो है ना, मुस्लिम लीग ने, जब लीग का लफ्ज़ कह रहे हैं इसका मतलब मुस्लिम लीग ने, जो मुजव्वज़ा कौंसिल में एक सादा के बजाय 2/3 अक्सरियत मांग कर फ़िरका वाराना वेटू जो था ना उसका भी मुतालबा किया कि भाई जब मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है तो फिर हमें ही उसका हक़ भी हासिल होना चाहिए। इसी तरह लीग के मौक़िफ़ की हौसला अफजाई के लिए अपनी परेशानी में और बाद में लीग के लिए खुले रहने के लिए कौंसिल में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को एक तरफ रखते हुए अब वाइसराय जो उधर मौजूद था ना उसने अचानक फ़ैसला लिया और बरतानवी तजावीज़ात जितनी भी थी उनको उसने ख़त्म करके और शिमला कॉन्फ्रेंस को तहलील करने का इरादा कर लिया। यानी कि भाई ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ना बस यहीं पे ख़त्म हुई और इसका जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। लिहाजा देखा जाए बगौर तो इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं ना ये मज़ीद जो है और ज़्यादा बढ़ लें, चूँकि उधर से देखा जाए तो कांग्रेस की जानिब से उनकी डिमांड तो और ज़्यादा मज़ीद ये थी कि भाई इसको तो जो है मुकम्मल तौर पर हिंदू राज जो है ना यहाँ पर इख्तियार करना चाहिए। मुस्लिम के लिए तो यानी कि कोई जो है ना उनके राइट्स की बात ही नहीं हो रही, तो ये तो मामला और उल्टा जो है ना उल्टी तरफ जाने लग गया। तो लिहाजा उसने इसको तहलील कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। चलें जी, कौन है इसके बाद? आपने बोला और लास्ट स्लाइड आ गई माशाल्लाह। चलें, आपकी ज़बान मुबारक। दो अगली लड़की पढ़ो भाई, समझ ही नहीं आया, दोबारा पढ़ो। हाँ, क्या समझ आया इसमें? यानी नतीजतन जो है ना दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग रास्ते हैं दोनों के। और द फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस अंडरस्कोर द डीप डिवीजन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
एक सब कॉन्टिनेंट रियासत के अंदर रहने वाली दो जो कौमें हैं, दो जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो इनके दरमियान तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गहरी जो है ना तकसीम है। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट बिल्कुल इनके जो है ना मकासद है, मोटिव है, गहरे अंदाज पे। तो इसी वजह से ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी क्या हुई, फिर नाकाम हो गई। ठीक है ना। बहुत से माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने बार बार समझाने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एक ही पेज पर सारे सवालात करने की कोशिश करी है। किसी तरह माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के पेजेस मेरी वजह से बच जाएं और उन्हें इन फ्यूचर जो है ना उनका मुस्तकबिल रोशन रहे, और वो कॉपी जो है ना अल्लाह करे दूसरे ही बच्चे के काम आ जाए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह वास्ते माशाल्लाह। अरे भाई, आपने महंगाई में फ़ीस आधी दी है, अगर उन्होंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट किया आधा, कि आप अगर 50,000 है आप 25 दे दें, तो ठीक है, आपने फिर माशाल्लाह पेजेस भी दिल खोल के बचाए और अपना नुकसान किया। हाँ, यही तो मैं आप ही की तरफ हूँ। ये तो मेरा भी फ़ायदा इसमें हुआ ना कि दड़ोदड़ बस काटा और बड़ा अंडा गोल बनाया और टाइम वेस्ट होने से बच गया, वरना क्यों मैं 2-2 3-3 मिनट हर कॉपी चेक करने पे फजूल जाए। हाँ, तो ये तो आपके लिए आसानी नहीं हुई। लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करना था इस पेपर में। ये पेपर असल था कॉमन सेंस का, और वो मैंने चेक कर लिया आईक्यू लेवल जो है ना एक बंदे का, कि भाई जब मैं आपको कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ भाई मुझे ये बता दें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन सवाल दिया कि भाई ये बता दें मुझे, नहीं आप इसको लिख के समझे ना, लिखा हुआ आया था ना जैसे, ठीक है। अब देखें ये है, और मैं फिर इधर लिख देता हूँ जी ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। फिर यही सवाल है और मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ जी ये 10 मार्क्स का है। अब इसमें कोई फ़र्क है या बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है? आप कॉमन सेंस की बात है कि 5 नंबर में आपने सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, बस पॉइंट्स आपने 5 पॉइंट लिख दिए तो आपके 5 नंबर हो गए। उसका मकसद ये है 5 पॉइंट्स इस तरीके से अंदाज में लिखने का कि आप उसको कवर भी कर लें। इररेलेवेंट वर्ड्स नहीं है तो आप तो वाकई अगर 5 लाइनें में आपने, चलो आपने इसको बड़ा बड़ा लिख दिया, 10 लाइनों में लिख दिए 5 पॉइंट, लेकिन आपने बिल्कुल टू दी वर्ड लिखे, आपको पता है यही पॉइंट है सेम, तो आपको पूरे नंबर 5 मिलेंगे। लेकिन जब आपने 4 पॉइंट्स लिखे ही गलत आगे पीछे के और एक आपने लिखा सिर्फ, तो अब आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। और अगर वही सवाल 10 नंबर का है, वही सवाल 10 नंबर का है, तो आप उन 5 पॉइंट्स को पे ब्रीफ करें ना, आगे समझाएं, पूरी कहानी उसकी समझाएं। जब आप पूरी कहानी समझाएंगे तो कम से कम 1 पॉइंट आधे सफ़े पे आपका आ जाएगा, ऐसे आपके 2.5 सफ़े ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो बात समझ आ जाएगी भाई ये बच्चे ने वाकई जो है ना पॉइंट्स भी समझे हैं, उसको ब्रीफली भी समझ लिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे ने माशाल्लाह ये एक ही पेज है और जी इधर उसने लिखा जी ये आंसर 1 और इधर आंसर 2 और ये आंसर 3 और ये 4 और ये 5 और ये पेपर कंप्लीट, एक ही पेज पर। जवाब वो है ही नहीं ना, वो लिख ही नहीं सकता, 1-2 लाइन में वो जवाब कैसे लिखेगा? खुद सोचे, मसला ये। लेकिन सर प्लीज आपसे फाइनल फैसले में पढ़ी बताएगा ना।
ये तो बहुत इजी दिया था पेपर, असल पेपर तो हो गई अब फाइनल में। ये तो बहुत इजी पेपर दे दिया था इस दफा। हार्ड तो अभी बना ही नहीं, वो तो अब फाइनल में पता चलेगा ना। अच्छा भाई, ये जो हमारे प्रेजेंटेशन थे स्टूडेंट्स की, किसकी ग्रुप किसका नंबर है आप प्रेजेंटेशन का? 1 और 5 से तो 1 के बाद 2 कौन है फिर? लेकिन उन्होंने भी सही नहीं दी ना, 1 ने भी, तो मैंने शायद कहा था 1 और 5 को भी पहले पेपर। आपने कहा था ठीक है, बोला था सही कहा था। जी सर, आपने मार्क्स तक लिखवाए थे। वो कहाँ है? CR किधर है? आई नहीं। CR किसी को दूसरे को बना देते हैं जो सही हो। अच्छा, ये ना करना ऐसा है पेपर का कि देखो, जबकि मैंने कितनी दफ़ा बोला कि आप नेक्स्ट पेज पर करें, न्यू क्वेश्चन न्यू आंसर, नेक्स्ट पेज पे न्यू पेज पे स्टार्ट करें। फिर भी लेकिन जो है ना, एक ही पेज पे करने की कोशिश की है सबने। चेक हो गए, मैं अभी जमा करा दूंगा। आपने ग्रुप नहीं चेक किया शायद, क्लास का ग्रुप नहीं देखा, मैंने उस पर क्या मैसेज किया है। क्यों तुम लोग अभी एज क्या है तुम लोग की? हमें हर बात याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये इस पेपर का जो है ना चेक करने का पैटर्न तरीका ये होगा कि इसमें सबसे पहले आप अपने टोटल चेक कर लें, ठीक है, देख लें। अगर वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सही तरीके से और बहुत मेहरबानी करते हुए चेकिंग करी है। और मैं आपको ये फार्मूला पहले बता दूं कि 16वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जिस बच्चे ने हमारा पेपर स्कूटनी कराया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके 10 से 12 नंबर कम ही हुए। स्कूटनी के बाद कभी एक नंबर भी आज तक हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा नहीं है। वो तो इसलिए कराते ना बढ़ जाएंगे, उनको फिर कराने वालों को यही अफसोस हुआ। फिर अगर किसी ने अगले से मशवरा कर लिया तो उसने समझा दिया भाई खुदा के लिए स्कूटनी नहीं कराना, मेरे भी कम हो गए थे, आपके भी ये जो मिल गए ना ये आपको बहुत अच्छे मिले। तो फाइनल में भी यही होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये आप अभी भी अगर स्कूटनी मुझसे कराएंगे तो ये मैं कम कर दूंगा। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप असल चीज़ यही चेक करें कि टोटल में कोई गलती तो नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें बस देखें, बाकी छोड़ें। और अगर फिर भी आपको कहीं मसला लगता है तो आप वावेला नहीं मचाएं, बल्कि सिर्फ इतना करें कि पेंसिल से उधर निशान बना लें ताकि आसानी हो जाए, और मैं खुद ही उसको चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि अगर वाकई कोई ऐसी गलती हुई तो। वैसे तो इंशाल्लाह कोई गलती नहीं है, हो भी सकती है, इंसान है भाई। ये कौन है? रीमा नास नहीं आई, सना तारिक नहीं आई, अटेंडेंस के लिए कब? क्या कह रही है? लाइबा, रोहम रेहान नहीं आई, उस्मान खान, वानिया सलमान, वानिया आ जाए तो दिखा देते हैं। नेहा आ जाओ इधर, सुनैना कहाँ है? दे दो सुनैना के। अरीशा सुहेल नहीं आई, वजिया वाहिद अली, हादिया नरमीन
नहीं है ये लो हादिया। साधीना 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 है नहीं है, साधीना नहीं है। राबिया फ़हीम नहीं आई, 20 है। मरियम मरियम खुर्शीद। लाइबा तैमूरी, लाइबा तैमूरी कहाँ है? ईमान मुस्फिरा, ईमान मुस्फिरा है। महरूख रसूल, अम्मारा शेख, सानिया आबिद, रुमैसा एजाज नहीं आई। अंजला अरशद, और साधना की अंजला। आपने किसका बोला था? वानिया देना उसको। माहीन जुल्फ़िकार नहीं आई, माहीन है। हमना शुएब नहीं आई। इशाल सुनिसारा, ये महक कौन है? आइए। मुनीरा, मुनीरा है। सईदा अफनान आदिल, उम्मे अबीहा, उम्मे अबिया है। मुनीरा, मुनीरा मैंने कब लिया नाम? शिज़ा खुर्शीद आप हैं? तुमने क्या करा है ये पेपर के अंदर? शेरबानो, शेरबानो कहाँ है? मैंने लिया था नाम। शेरबानो कहाँ है? हुदा अनीस, क्या नाम है? सईदा फाइजा, अब्दुर्रहमान हयात, हानी गजनफर, हानी नहीं है। हानी तुमने भी क्या करा? हानी ने। सईदा फातिमा, फरा सिद्दीकी, फरा। कोर्स टाइटल वगैरह फैकल्टी नेम कुछ भी नहीं लिखा था, ये मशकूक कर देता है हमें थोड़ा सा। सिमरन देवी, सिमरन देवी नहीं आई। हाँ, अफनान आदिल कहाँ है? महानूर, महानूर। मेमुना ईमान राव, मेमुना ईमान राव। दुआ मुस्लिम, अनोद कादरी, अनोद कादरी क्या? अनोद कादरी। शिज़ा साजिद, अशमा असलम, अशमा जगह पे बैठो। अनमोल, अनमोल आप हैं? देना। सईदा आयशा उन्निसा, आयशा उन्निसा। अरीज खान, आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ। आयशा असाना, सफ़ा उमर, सफ़ा उमर। आमना राशिद आप हैं? सईदा उम्मे हानी, 27 आए मेरा ख्याल है। उम्मे हानी, फायहा जिया नहीं है। फायहा जिया। अफनान आदिल तो नाम मैंने शायद लिया था। हाँ देखिए आप ऊपर कुर्सी यहाँ स्टार्ट से देखिए। सैयदा अफनान आदिल, उस्मान खान, सैयदा अफनान आदिल। राबिया फ़हीम ये रहा। आप हैं? सईदा अफनान। ये क्वेश्चन नहीं इस पे करना था, नेक्स्ट पेज पे करना था। और इतना छोटा छोटा क्यों लिखा? बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ।
मार्क्स क्यों डाला? मार्क्स इसके नहीं कटे हैं, हर जगह मार्क्स जो कम लिखा है उसके कटे हुए हैं जी। नहीं तो क्वेश्चन मार्क्स क्यों डाला मैं हर जगह आपके साथ? हाँ, इतना मुख्तसर शॉर्ट क्यों लिखा है, ये इसलिए डाला है। आप तो कह रहे थे पूरा पॉइंट बात लिखो, पूरा पॉइंट बात लिखी तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स और इतना अल्लाह की बंदी, आप क्वेश्चन के नंबर तो देखो, 2 नंबर के लिए 2 लाइन लिखोगी बस, ये 2-4 लाइनें लिखोगी। मैंने 2-4 लाइन लिखी है, हर जगह 5 लाइनें लिखी है ऑलमोस्ट। और फिर बड़े-बड़े क्वेश्चन पर भी आपने हर जगह क्वेश्चन मार्क डाले, मतलब मेरे पास कुछ और लिखने को बचा नहीं था। मैंने क्लास में क्या समझाया था कि ज़्यादा मवाद लिखना है आपने। अपनी क्लास जगह पे बैठो, मैं वहीं आऊँगा, जिसका जो मसला है जगह पे बैठो, जगह पे बैठ जाओ, जगह पे बैठो पहले, मैंने जगह पे बैठो, जगह पे बैठना पड़ेगा, एक बात बतानी है तो। हाँ शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सर मैं ये बोल रही थी, आप नहीं कुछ नहीं, पूछ रही हूँ कि क्या पूछना है बोलो। ये लग रहा है आपको सर इतना तो लिखना शॉर्ट के हिसाब से, अगर 2 मार्क्स के हिसाब से तो 5-6 लाइन 6-7 भी होंगे कभी। हाँ तो क्या हुआ, पेपर निकालो ज़रा, देखो टैली करो, तुमने लिखा क्या है। तो क्विज अलग था, ये अलग था। देखो ये क्या क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम किसने दिया था एड्रेस इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। इसमें बताओ, अल्लामा इकबाल ये लिखा हुआ, ठीक है। इन इज नेशनल एड्रेस प्रेजेंटेड 1930, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एन इस्लामिक independent state. Iqbal said that Muslims should have the right to follow their own civilization tradition. अच्छा, Islam gives us the idea of a complete life like politics, cultural and social, ठीक है। Explain the significance of this idea. ये किधर है, एक्सप्लेन करें उनके आइडिया को। ये तो आइडिया आप लिखते हैं, ठीक है, ये तो कहाँ चला जाता है, इसका तो आधा नंबर बनता है। रेड पेन है, दिखाओ। अब मैं आपको रियल नंबर दे के दिखाता हूँ ना, रेड पेन या फैकल्टी से लेकर आओ। नहीं मैं सबका करूँगा, मेरे पास पूरा फुल टाइम है मेरे पास इंशाल्लाह। हाँ जी, रेड पेन एक फैकल्टी से लेकर आओ, अभी देखो। हाँ यार सर रेड पेन लाओ। हाँ देखो, ज़्यादा नहीं होता, मेरी बात सुनो। कितने नंबर दिए? 8 दिए शॉर्ट के, और आप लॉन्ग देखिए, मैंने कितने बड़े लॉन्ग लिखे और टू द पॉइंट, और आप पढ़ भी सकते हैं। आपने पढ़ा नहीं है ना, सच बताएं। पढ़ा है सब। और नंबर कितने दिए? 26 दिए। 18 दिए मैं, टोटल 26। सर आप पढ़ के देखिए ना, अच्छा पेपर मैंने किया। अभी मैंने पढ़ा है ना, तभी तो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है ना कि किसने आइडिया दिया इलाहाबाद में, ठीक है, आपने ये लिख दिया, पहले पे आ जाओ। हाँ ठीक है, इलाहाबाद का एड्रेस ये था। अच्छा, इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइडिया, किधर है? ये नहीं ना सिग्निफिकेंस, मेन आइडिया जो उनकी थी और जो उनकी इंपॉर्टेंस थी, आप पढ़ के देखिए। उन्होंने क्या कहा था कि इस्लाम इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, वो सब उन्होंने कहा था। मैंने लिख दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग होती है, सो दिस इज द मेन आइडिया। हाँ, वाले का पेपर दिखा दें। ये थोड़ी था, ये जो 5th पॉइंट है गलत है। सर एक पॉइंट सिर्फ गलत है। जगह पे बैठे, मैं एक एक करके आ रहा हूँ सबके पास, जगह पे जाओ। हाँ एक पॉइंट की वजह से आप सिर्फ ये एक में नहीं है, और में देखो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, इंपॉर्टेंस इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सब कुछ पढ़ा, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने इतना ध्यान से देख के पेपर किया। फिर ये देखो ना, तुमने क्लास में सुनी ही नहीं हमारी बात। सर तो हमने इस चीज़ के, तो सर इतना सर मैं पूरा पेज छोड़ दूँ इसके लिए? हाँ छोड़ो, जब मैं कह रहा हूँ, आदत नहीं है इस चीज़ की, आपने इसके लिए इतने ज़्यादा नंबर काटे हैं। जब मैं कह रहा हूँ तो छोड़ना है ना, टीचर की बात इसलिए तो कहते हैं। कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैंने इतना ज़्यादा लिखा है, फिर भी चलो ये वाला मसला मैं आपका अभी देखता हूँ। सर मुझे हाँ सिर्फ ये पूछना है कि आपने ये क्वेश्चन मार्क्स और ये क्यों करा? ये तो इसलिए किया है कि मैंने क्लास में कहा था कि आप जगह छोड़ें नीचे, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें न्यू आंसर को ना, ये इसलिए लिखा है। और सर
ये क्यों काटा है? ये सही था। मैंने नोट से जो याद करा था ना, ये बिल्कुल ठीक था। कौन से नोट से याद किया है? सर आपने ये भेजा नहीं था इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो ये मैंने खुद निकाला था और ये मैंने खुद का अपना जो है ना निकाल के रखा। तो ये उसमें यही था, ये हेडिंग थी। मैंने इसको थोड़ी काटा हुआ, मैंने लिखा हुआ है कि आपने इसको और लिखना था, ये बहुत शॉर्ट लिखा है खाली जगह को। सर तो हाँ वहाँ कोने पे कर दे, रख दे। सर ये इतना लंबा लंबा लिखा है, 2 मार्क्स के लिए सही नहीं है सर। आपने मुझे इसमें 5 मार्क्स दिए, हालांकि मैंने नहीं असल में जो है ना, देखें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है ना ये। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970 एक्सप्लेन इट्स मेन फ्यूचर। तो यहाँ पर जो 1973 के कवानीन थे ना वो बताने थे। सर वो तो अब या आपने 3 ही लिखे हैं? तो सर सारे लिखे तो 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा होते थे, तो मैंने वो बड़ा वाले में सारे लिखे हैं। अच्छा सर ये 5 मार्क्स आपने असल में एक नंबर इसका बना है, एक आधा इसका बना है। सर क्यों एक इतना लंबा आंसर का एक नंबर बना? सर क्यों? क्योंकि हमने आपको समझाया भी था, इसके अंदर देखें जो ऑप्शन है ना वो सेकंड ये बिल्कुल नहीं आपने लिखा, एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइडिया। सही है लिखा है। नहीं इसमें कम से कम 3-4 पॉइंट तो लिखते हैं ना, उन्होंने तो 10-12 पॉइंट्स बताए थे अल्लामा इकबाल ने, जो आपकी स्लाइड में भी हैं। फिर भी चलें 1-2 लगा लें, 4 ये हो गए, ठीक है। चौथा नहीं ये तीसरा है ना क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा ये 1 2 लगा लें, 3। इसके 1 मार्क्स अच्छा ये चौथा और ये 5वां है। बहुत शॉर्ट भी लिखे हैं ना आंसर। सर ये 2-2 नंबर के कितना लिखेंगे ना, और कितना लिखेंगे? चले देख लें, अगर आपको लग रहा है तो पेंसिल से बना लें, मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ। जगह पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। ये लाइन हो गई, मैं पीछे जा रहा हूँ, अभी ये लाइन करके फिर आ रहा हूँ। हाँ जी क्या है? सर मैंने एक पेज का शॉर्ट लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने 6 मार्क्स क्यों दिए हैं, जबकि मैंने एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइडिया कहाँ है? आप पढ़ ले। नहीं, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ अ सेपरेट, जो है ना ये आपने लिख दिया, मैंने ठीक हर है। चीज लिखी है, लेकिन इससे आपने एक्सप्लेन किधर किया सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आइडिया? पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है, आप पढ़ लेना एक बार। अच्छा इसके नंबर दे दिए ना हमने, ये आप क्लास में सुनी नहीं रही थी बात? ये मुझे बताया तो किस पे मार्क्स कट हुए, एक तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाए, नंबर नहीं लगाए, तो समझ बहुत शॉर्ट लिखे आंसर। मैंने सब शॉर्ट लिखे हैं सर। शॉर्ट तो मैं आपको दिखाऊं दूसरे बच्चों के जिन्होंने शॉर्ट, ये देखें ना, बोर्ड ये- एक्सप्लेन किया है शॉर्ट। ये देखें ये भी शॉर्ट है, ठीक है ना? ये शॉर्ट नहीं है, ये 4 आंसर ज्यादा है। आप जब आए थे क्लास में 2 मार्क्स के लिए कम से कम 1 पेज। सर सही है सर, मैंने क्लास में समझाया आपने है, मुझे 6 आप लोग क्लास में फिर समझा नहीं ना। सर हम क्लास सारी लिए, आप हमारे अटेंडेंस देखिए सर। चलो आपको लग रहा है ना इसमें मसला, पेंसिल से बना लो। और लेकिन सर एक मिनट देखिए, आप भी जल्दी बताओ। सर ये चेक भी पेन- ये आंसर चेक भी नहीं किया, इसके मार्क्स तो दें। हाँ ये सही है ना? क्या मार्क्स भी नहीं दिए आपने? नहीं ये जो चेक नहीं हुआ ना, इसका बना लो पेंसिल से। अभी कर लेना चेक इसको। मैं बैठ के करूँगा, अभी तो इनके मसले सुनो ना सबका। आपने मुझे हाँ। लॉन्ग पे 3 में और इस पे 16, जबकि मैंने टोटल पॉइंट्स लिखा है, और शॉर्ट आंसर को शॉर्ट ही लिखेंगे ना, इतना कितना बड़ा करेंगे। चले आप पेंसिल से बना लें। हाँ बताएं। लॉन्ग तो मैंने इतने बड़े बड़े लिखा है। जिसको मसला लग रहा है जगह पे बैठे पेंसिल से बनाए उस पर। हाँ पेंसिल से कैसे बनाए, मतलब बाहर से या फिर अंदर से? इतने दोनों जगह बना लो पेंसिल से निशान। बड़े आपने लॉन्ग में भी फिर नंबर काटे। चलिए शॉर्ट में मैं आपकी मानती हूँ कि मैंने आपकी मर्जी से एक पेज ही लिखा, क्योंकि आप जब तक आए थे मैं शॉर्ट कर चुकी थी। बट लॉन्ग तो मैंने 2-2 पेज के किए हैं पूरे। इसमें आपने 16 दे दिए। वो पता नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगी। हमने टू द वर्ड्स एक चीज को जो है ना चेक करा है ना, सर तो उसके हिसाब से ट्यूशन की स्लाइड्स बना लो। अच्छा पेंसिल से बनाओ, ठीक है पेंसिल से बनाओ। चेक तो कर ले पेन से। नहीं पेंसिल से करो ना, पेंसिल से। हाँ आंसर तो बड़े नंबर नहीं, बस पेंसिल से आप निशान लगाएं कि इधर मेरे नंबरों का मसला है, स्टार्ट में भी बना दे पेंसिल से। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लिखा है जो आपने क्वेश्चन में बोला था। मेरा तो दिल कर रहा था इसको यूं काट के 0 करूं, पर क्यों? इसलिए कि आपने मेरी बात स्ट्रक्चर ही नहीं सुनी। सर आपने कहा था कि हर क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में लिखना शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। मैंने ये बात क्विज में बोली थी, नहीं सर, पेपर में नहीं बोला। हमने पेपर से पहले कहा था आपने कि आपने जो 1 हफ्ते पहले जिस दिन आपने कहा उसको शॉर्ट आंसर लिखना, टू दी पॉइंट लिखना, टू। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको सुना दूंगा। मैंने बोला शॉर्ट आंसर जो है ना 1 पेज पे लिखिएगा। तो मेरे मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी। हाँ सुनाओ।
निकालो। मैंने आप बता रहे थे कि ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आपने बोला था A11 बेटा नहीं लिखना, हाँ। और इंग्लिश में हिंदी कुछ भी नहीं, इंग्लिश लिखना है जो आपने पढ़ा है और point to point अब लिखना। हमने लिखे जितना नहीं, ये मैंने किधर बोला है कि 2-4 लाइनों में लिखना, ये दूसरा आप नहीं, आपने बोला A11 बेटा मत बेटा मेरे पास क्लास की रिकॉर्डिंग है सर मैं बोलूँ और उसमें मैंने सुन ले, मेरी बात सुने, मैंने उसमें बोला हुआ है कि शॉर्ट आंसर आप एक पेज पे लिखें। पर अगर हमारे एक तो मैंने ये बात बोली है, दूसरी बात मैंने ये बोली है कि हर सवाल को, नए सवाल को आप नेक्स्ट पेज से लिखें। सर मैंने तो ये लिखा है, ये पेज सर मैंने तो लिखा है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है तो 2 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चन काफी नहीं है। सर अगर आपने इस पे ये फैसला आप करेंगी, सर नहीं मतलब आप करेंगे, सर। हाँ नहीं है काफी। सर आपने इस पे 6 दिए ना, तो मुझे तो एक पेज का एक सवाल और मैंने और इसमें 6 मिले मुझे। तुम्हें मसला है ना, मैंने क्या सोल्यूशन ये कर बताया दिया है, मैंने, मैंने ये चेक कर सोल्यूशन, दे। बस तो वहीं बैठो। सर मेरा आपको भी मैंने सोल्यूशन बता के आया हूँ ना, फिर इधर क्यों आई हो? नहीं, अगर पेंसिल जगह पे बैठो, पेंसिल से बनाओ। हाँ फिर आप पेंसिल से काट आपको इसमें मसला लग रहा है, पेंसिल से बनाओ। 27 है शायद, पेंसिल से बनाओ। हाँ ये पूरे एक पेज का अलग अलग दिया है आपने। आपको मसला लग रहा है ना इसमें, पर पेंसिल से बनाया। आप मुझे बताया था आपने क्यों मार्क्स सुन तो ले मेरी बात तो सुन ले, इसमें मसला लग रहा है ना, तो पेंसिल से निशान नहीं, बना तो आप मुझे बताया था आपने ये 4 मार्क्स इनमें क्यों काटे हैं, मुझे पता चले कि इसमें 4 मार्क्स इस चीज़ के नहीं, इस चीज़ के कटे कि ये हैं लॉन्ग आंसर्स हैं इसके ना, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एक तो आंसर शॉर्ट लिखे गए, सर ये शॉर्ट है पूरे 1-1.5 सुन रहे ना मेरी बात, और दूसरा ये है कि टू द पॉइंट जो है ना, वो इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने चेक किए हैं ना हमारी स्लाइड से और बुक से भी, दोनों चीज़ों से। पॉइंट सारी बातें लिखी स्लाइड में जितना था भी। चलो तुम्हें फिर भी मसला लग रहा है ना, पेंसिल से निशान बनाओ। हाँ क्या निशान बनाऊं मैं, क्या करूं? आपको क्या लग रहा है? मेरा तो दिल चाह रहा है इसको काटूं और ज़ीरो कर दूं, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुने। जो आपके देखें ये पेपर में आपके सवालों से पहले लिखे हुए होते हैं। तो सर मैंने क्या नहीं किया? यही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लास में कितनी दफ़ा समझाया कि एक पेज पे एक सवाल से ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ कि एक पेज पे मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भी ये बात लिखी हुई है जो फॉलो द अदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर और टीचर। सर मैं इतना इसका क्या मतलब है? इतना लिख के पेज छोड़ देती, आप ये कह रहे हैं? यही तो मैं समझा रहा हूँ। तो सर इतना लिख के पेज इससे ज्यादा वर्ड लिखते क्या इसमें शॉर्ट अब मुझे में? बता मैं क्या करूँ? मैंने तो आता दिमाग में आता और आप लिखती ज़रूर, मैं कह रहा हूँ ना। मेरे दिमाग में सारी बातें लिखी थी स्लाइड में। चलो तुम्हारे हिसाब से ये 10 नंबर होने चाहिए ना। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कटे क्यों है। मुझे भी नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है ये 0 होने चाहिए नहीं जीरो मेरे नहीं, हिसाब से। इसीलिए मैंने लिखा था सभी जो आपने चलो तुम्हें लग रहा है ना 10 होने चाहिए, मैं क्या करूँ? 9 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, पेंसिल से निशान बना लो। हाँ जी, हो गया। सर मुझे शॉर्ट्स में आपने 6 नंबर दिए हैं, हालांकि मैंने ये शॉर्ट क्या कहते हैं सारे ऊपर से आप- टू द पॉइंट नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई मसला होगा। और शॉर्ट भी बहुत लिखा है ना, कम से कम एक पूरा पेज तो लिखते हैं ना। आपने कहा था कि पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा के कहते हैं भर के नहीं लिखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एक ग्राफिक 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों को, तो आपने कहा था कि होना चाहिए था बस। मुझे तो याद यही है कि मैंने कहा था कि भाई शॉर्ट आंसर एक पेज पे लिखना, लॉन्ग जो है ना दो से ज़्यादा पे लिखना। 7-8 लाइन का होना चाहिए, ये बात बोली थी, इसलिए मैंने 7-8 लाइन का ही किया था। ये बात मैंने कहाँ बोली थी, क्लास में? जी क्लास में बोली थी आपने, जब आपने कहा था कि शॉर्ट जब आप लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, एक पैराग्राफ होना चाहिए, अगर आप पॉइंट्स में भी लिखते तो 10 लाइन होनी चाहिए, अगर आप पैराग्राफ में लिखते तो 7 to 8 क्योंकि 2 लाइन नंबर होनी 2 मार्क्स के लिए ना कम से कम एक पेज लिखना चाहिए आपको। सर एक पेज ज़्यादा हो जाता चाहिए। सर 8 नंबर दे देते इधर। चलो तुम पेंसिल से निशान बनाओ, मैं रीचेक कर लेता हूँ, बना दो। सर आप मजीद काटेंगे? नहीं नहीं, आप निशान बनाए खुल कर। तो भाई मैं और क्या सलूशन करूँ, मैं कह रहा हूँ मैं रीचेक करूँगा। मैंने बोल दिया, बस जो बोला है वो आप करें। हाँ तो पेंसिल से बनाए निशान, नहीं जिधर नंबर दिए ना वहाँ निशान बनाए, और वही नंबर जो यहाँ पर दिए हैं ना इधर निशान बनाए, दोनों जगह ये निशान बना वहाँ रख देती ना, बस सही है। हाँ ना, तुम देखो जहाँ पे नंबर दिए ना,
बस है ठीक। और मैंने सिर्फ बाय लिखा है। 27 मुझे याद आ रहे हैं, एक दफ़ा चेक करने पड़ेंगे दोबारा। हाँ मुझे बढ़ाने दिया, बस पूछ लो कि मैंने क्या क्या गलतियां करी जिसका हाँ मार्क्स मेरा भी एकदम मुझे ये बता दे कि क्या क्या गलतियां। बस कम भी नहीं करेगा, बढ़ाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, बस इतना बता। इसमें जो है ना ये सिग्निफिकेंस निशानियाँ वो बतानी थी जो अल्लामा इकबाल ने आइडेंटिफाई की थी ना, कि जैसे ज़बान का फ़र्क होना, ठीक है, इसी तरह उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, फिर टू नेशन थ्योरी थी, इस तरीके के जो पॉइंट है ना वो इधर मेंशन करने थे। इस क्वेश्चन का पार्ट है ये, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइडिया ऑफ अल्लामा इकबाल, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना इन बकिया सवालों के अंदर भी वो कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिया, लिखे नहीं। फिर आगे आ जाएं तो ठीक है, फिर भी आपने माशाल्लाह बेहतर लिखा है यहाँ तो। इसको चलो मैं देख लूँगा। नहीं सर सही है, बिल्कुल सही। उठा ले लूँ, चलो बना दिया निशान। नहीं रेड पेन से बना के जाएगी। मैं रेड से नहीं बनाऊंगा, आप पेंसिल से बनाए, फिर मैं चेक करूँगा। सर मैं अपनी 20 मार्क्स में रहती हूँ। खुश है भाई? जल्दी पेंसिल से बना के मुझे दे दो। बना दिया, पेंसिल से बनाए, बस सही है। हो गया सबका भाई, दे दो जिसने बना लिया तो। बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मैं अब बारीक बिनी से चेक करूँगा। पहले मैंने नरम हाथ से चेक किया, अभी सख्त हाथ से। अब मैं सख्त हाथ से चेक करूँगा। भाई मैंने तो मेहरबानी करते हुए अच्छे नंबर दिए थे ना। जी सर मुझे आप पे भरोसा है, मैंने नहीं किया। अब जिसने वो करना है जल्दी करो भाई, रिटर्न करो वापस। जिसका मसला है लिख दो पेंसिल से। देखिए मार्क्स देना आपका काम है, काटना भी मेरा काम है, देना भी, दोनों मेरे काम है। आप देखिए, मैं इसलिए मैंने बढ़ाया नहीं, आप खुद देखना, एक बार पेपर चेक करना। अगर निशान तो लगा दिया ना पेंसिल से। कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि क्यों? आप टीचर ने, आप पढ़ा रहे हैं, हमें इतना तो यकीन है। आप देख लेना, अगर आपको लगे कि बढ़ने चाहिए, क्योंकि मार्क्स हमारी मैटर करते हैं। सिर्फ मैं बढ़ने की तरफ नहीं जाता। जब मुझे रीचेक के लिए बच्चा देगा, मैं कम भी होंगे तो मैं कम करूँगा, फिर मैं दुश्मन बन के चेक करता हूँ। अभी मैंने दोस्त बन के चेक किया। एंजल बन के चेक करो। हाँ, ये सब पॉइंट नहीं समझ रहे, मैंने समझाया भी है। मेरे चेक ही नहीं किए ना 2 सवाल। हाँ, जो चेक नहीं हुआ वो तो बिल्कुल मैं खुद अभी चेक करूँगा। आपने बोला था कि आपने शॉर्ट लिखा है, जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने एक पेज पे एक ही लिखा है, एक पेज पे एक लिखा है। तो आपने, और मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे है, लेकिन कम से कम नहीं करिएगा मेरे मार्क्स। देखो मैं अब चेक करूँगा दूसरी तरह। लेकिन सर आपने तो मेरे चेक ही नहीं किए ना। वो तो मैं चेक कर, इसलिए मैंने प्लस मार्क्स लिखे हैं। वो तो देखो। और आपने ना वहाँ पे क्या नाम है? क्यों ले रही हो आप? खैरियत? क्या हुआ? मुझे आप पे बहुत भरोसा है ना एक्चुअली सर। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन माय सेल्फ। नहीं मैं कर लूँगा चेक, कुछ हो नहीं भाई, चेक तो होना चाहिए ना। अगर रीचेक है तो मैं फाइनल में खुद ही कवर कर लूँगी ना, क्योंकि मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि 2 नंबर में मुझे एक पेज करना है। दे दीजिए। तो अच्छा, तुम्हारा इशू क्या है मैं देख लेता हूँ। रुक जाओ, बैठ जाओ, मैं देख लेता हूँ। सर मेरा भी अभी बैठ जाओ। मेरा भी देखे मैं कर सर ऐसे तो नहीं होगा। क्या? ये लंबे। आप मेरा भी अभी देख लो। तो तुम लगाओ ना निशान तो नहीं, मैं पेंसिल से। निशान नहीं लगाती। आप डरा ये रहे मेरा हैं ना काम सबको, नहीं है इसीलिए। सर ये लॉन्ग का है। बस सही है, रख दो जो होगी, मैं देख लेता हूँ।
भी देख लें सर, मुझे वरना नींद नहीं आएगी पूरा। हाँ सर, हम लिटरली नहीं सर, आप एक सोते। बच्चे की नींद हराम नहीं कर सकते। ये पाप मिलेगा। और वो बच्चे देखिए सर, हम आपकी क्लास में पूरा अटेंटिव होते हैं, हमने प्रेजेंटेशन दिया है। और आपको पूरी तो मार्क्स देनी चाहिए। हम रेगुलर आते हैं, वहीं पे Regular बैठते हैं, आप रीड का बोलते हैं, हम रीड भी करते हैं, सब करते हैं। आपके आप ऑनलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंटिव ही मैंने तो आपके दूसरे कोर्स में भी मैं थी, इस्लाम में हम खास करके बोलने आए हमने थे। आपको बोलने आए थे सर। चलो मैं इसको अभी करता हूँ, वहाँ बैठता हूँ ना फैकल्टी अभी में, नहीं सर, दिखा इसलिए देना तो अभी ऊपर marks। रख रहा हूँ। अभी दिखा देना मार्क्स, नेक्स्ट वीक दिखाएंगे पेपर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पेपर कब तो हुए चेक हैं। नहीं करूँगा, मैसेज पे आपको बता देंगे, मुझे आप मैसेज करके पूछ हमने लें पहले नाम ही से। मैसेज किया, उसका जवाब ही अभी आपने कर नहीं दें, दिया। मैं इस पे देख के आपको कंफर्म कर और दूँगा। सर ये मेरा हो गया, बाकी तो नहीं है किसी का और? सर ये मेरा पेपर है, मैंने स्लॉट किया, आज मेरे जो लास्ट पेपर चेक करनी कौन सा? थर्सडे के स्लॉट किया जो आज दे रहे हैं आप आइडियोलॉजी। थर्सडे वालों का मैं लाया ही नहीं आज। है ही नहीं, सर कल ये मेरा लाऊंगा। पेपर है सिमरन देवी, आप देख लेना, अगर आपको तसल्ली से लगे कि मेरी मार्किंग बढ़नी चाहिए तो प्लीज बढ़ा देना। ठीक है, ठीक। अब इतनी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैंने लगा दिया पेंसिल से निशान। मैंने पेंसिल से नहीं लिखे, मैंने पेंसिल से भी नहीं लिखे। बस समझ गया मैं, हाँ। सिमरन देवी नाम है सर, क्या नाम है आपके? मैसेज का आपने सीन भी नहीं किया, तो मैं क्या जवाब लिखूं? अपना हुआ वह तो है सीन, ये सीन का है, ब्लू टिक। सर आपने ब्लू टिक ऑन नहीं किया? वो मेरे ख्याल है बंद है मेरे उसमें, हाँ। सर मेरा नाम है सिमरन देवी, मैं आपसे पूछूंगी प्लीज लिखे, मैं 20 वाले प्लीज बढ़ा दीजिए। अभी मैसेज करता हूँ, मैं देख लूँगा, अभी बैठ के ना देख के आपको नंबर बता दूंगा जितने बढ़ रहे होंगे। तो हिला ही नहीं हूँ मैं, काम घर पर है, दूर है घर, मैंने अपना रोल नंबर और चेक ही नहीं हुए, मैं आज बैठ के चेक करूँगा। चेक ही नहीं हुए, मैं आज चेक करूँगा। मैंने नाम और ये कर दिया। अभी चेक कर ले, मैं बाद में पूछना होगा फैकल्टी से कि ठीक कितना मार्क्स बढ़ा। ठीक। अभी कर लेना, खड़े हैं हम लोग। हमें अरे मैं बैठ के करूँगा, इससे खड़े खड़े का काम है। बस ठीक है। प्लीज 21 से बढ़ा दीजिएगा, कम मत लीजिएगा प्लीज। सर मेरा एक आपने लॉन्ग नहीं किए, 2 शॉर्ट नहीं चेक किए, मेरे मार्क्स 7 बढ़ने चाहिए, 8 मैं अभी चेक करूँगा, चेक करूँगा। सर देखिए मार्क्स सबने रिटर्न कर दिए भाई पेपर, जल्दी कर दो भाई जल्दी। हाँ हाँ बोलो। प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह कल देखते हैं क्लास। हाँ हमारे से पहले हम मैसेज किए थे, सही, तो हमारे ग्रुप आया और मैसेज से बात की, तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे कॉल करेंगे। क्यों आपका ग्रुप लेट बना है? नहीं, वेडनेसडे के लिए हम लोग स्लॉट चेंज करवाएंगे, जो ग्रुप बनाया था ना प्रेजेंटेशन का, वो वेडनेसडे वाले लेक्चर सब अब स्लॉट चेंज अच्छा। करवाएंगे, थर्सडे को नहीं आ सकते। तो देख लो, अगर प्रिपरेशन है तो दे दो, नहीं है तो फिर चलो नेक्स्ट उसमें मुझे कंफर्म बता देना ये क्लास वाला। और आप थर्सडे वाले पेपर्स नेक्स्ट वेडनेसडे को ले आएंगे। मैं कल ही चेक कराऊंगा, कल चेक का कैसे है, क्या मेरी कोशिश ये है कि कल चेक करा के वापसी जमा करा दूंगा। हाँ अरे मैं देख लूँगा, आप जाएँ बस। सर मेरी बहुत गंदे मार्क्स आए। क्यों आए, क्या किधर है पेपर? दे दिया वापस? सर जो मेरी गलती मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, मेरे पापा इमरजेंसी में थे, मेरे 2 पेपर थे उस दिन, मैंने ये याद ही नहीं किया था बिल्कुल भी। मैं उसी दिन देकर गई थी इंग्लिश का, और मुझे इंग्लिश की ज़्यादा टेंशन थी, और मुझे सर इसमें मेरे 9 मार्क्स आए हैं। सर वो फाइनल थोड़ा रहम कर दिएगा, बता दीजिएगा सर, बहुत गंदे यहाँ पे हैं। क्यों इतने, तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? सर मेरे पापा, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी, इमरजेंसी में थे मैंने बहुत मुश्किल से पेपर दिया था, मैं 1 घंटे में देकर चली गई थी क्योंकि मैं डायरेक्ट घर गई थी सर। मैंने हमें वाशिता कुछ इधर नहीं है, उधर देखो 10 नंबर है वहाँ तो। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना, वो मैंने तरीके से रखा है ज़रा। ये नहीं है शेर बानो, सर इसी उसमें होगा मेरा, वापस किया था, ये अभी है। देख लो दोबारा देखो। और सबने रिटर्न कर दिया? चलो बस ठीक है। प्रेजेंटेशन दे रहा है कोई ग्रुप?
कौन ग्रुप देना चाह रहे प्रेजेंटेशन? जल्दी बता दो। देना चाह रहे हैं अभी? चले आ जाएं फिर। चलो भाई बस करो इसको। अरीज का दिखा दे सर, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकी क्या? उसकी मार्क्स बता दें। कौन है? अरीज खान। अरीज? जी अरीज खान। सर महक के मार्क्स बता दें यार। मेरे मोबाइल महक का छोड़ दो, उसका मसला अलग है। अरीज का देख रहा हूँ। अरीज इधर नहीं है। शिज़ा? शिज़ा नाम है? ये देखता हूँ मैं अभी फिर। क्योंकि मैंने कुछ याद ही नहीं किया था, मैंने इंग्लिश का याद किया था। इसमें तो नहीं है अरीज खान का। नहीं नज़र आ रहा। चले मैं देख लेता हूँ अभी। अरीज नहीं है उसमें। कुछ इसके अंदर भी है ना थोड़े से। हीरा 21 है। 21 है। हाँ क्या कह रही हो? हाँ प्रेजेंटेशन के लिए ना, बस आ जाओ। स्लाइड्स ओपन कर लो। ये चल रहा है, ऑन है। हिलाओगी तो ऑन हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। वहाँ दबा दो, खुल जाएगा। पासवर्ड वासवर्ड नहीं पूछेगा। नहीं ईमेल पे भेजा है। अरे व्हाट्सएप पे कर लो ना अपने आप। व्हाट्सएप खोल लो अभी। नोट करें हमने, मोबाइल पे मैंने नोट किए हैं। सर आप एक काम करेंगे क्या? सर? मुझे सिर्फ जो है ना साधना के मार्क्स देखने, उन्होंने कहा था तुम देख कर आ जाए, वो आए नहीं। मैं आपको कब से बोल रही हूँ, आप मेरी सुन ही नहीं रहे सर। जा रहा हूँ अभी, वही करने जा रहा हूँ। बच गई तुम, गई सीधा। ये रहा सर। 21 है। 21। सर मेरा फिर एक ही, मुझे भी 21 दे दीजिए। 21। ये कौन लाया था? सेकेंडरी किससे लिया था? राइट हैंड साइड पे बैठते हैं। यहाँ से फर्स्ट बस सेकंड से सेकंड वाले में वो। अच्छा चलो उनको मैं थोड़ी देर में करता हूँ। देखता हूँ क्या हो सकता है भाई। आपने लगाए है ना निशान? क्या नाम है? नाम क्या है?
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं करे सही, कुछ भी नहीं करना, उससे और मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ हाँ, शुरू करें भाई। वालेकुम। direct for this Chinese one of the major causes of the craft movement is the collapse of the Ottoman Empire. After World War I, the Ottoman Empire was disbanded and began to grow apart. This created serious concerns among the Muslims, and the Ottoman Sultan was also developed as religious leader of Muslims worldwide. Another important cause was the Islamic provinces such as Makkah and Medina. These places are extremely sacred in Islam, and Muslims were worried that they would come under the and they would come under the control of the non-Muslim leaders. This fear increased their concern and pushed their ruling actions. The religious and emotional attachment towards the capital was also a key element. For Muslims, the caliph was not just a political विशाली तो leader, पेपर but also है ही नहीं, तुम्हारा पेपर देखो इसमें। the idea that this position could be reduced deeply affected the Muslims and prevented manipulating identity. There was a मेरे पास ही है। desire to promote unity among Muslims. At that time, Muslims in India were divided in वहाँ सुन लो गौर से उनको। but the Khilafat issue gave them a common cause. Leaders encouraged Muslims to come together and stand united for the protection of the caliphate. Finally, the Khilafat was strengthened by its alliance with the non-Muslims. The partnership helped unite Muslims against British rule and made the movement stronger and more widespread. In conclusion, the Khilafat movement emerged due to political changes, religious concerns, and a strong emotional attachment of Muslims towards the caliphate. Thank you. Assalamualaikum everyone. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now I will discuss the leaders of the Khilafat movement. First, we have Maulana Muhammad Ali Jawhar. He was the most prominent leader of the Khilafat movement, and he was a strong speaker. He was a journalist, and through his newspaper, he convinced many Muslims to the importance of Khilafat movement. Then, secondly, we have his brother. They both actually worked together, and most of the time they were together. And yes, Maulana Shaukat Ali, he used to organize gatherings and protests, and both of these brothers are known as Ali brothers. And they are basically the main leaders of Islam. Another important leader is Maulana Abul Kalam Azad. He was a religious scholar and a writer and also a political leader, and he used his knowledge and speeches to motivate Muslims. He also supported the unity of Muslim and Hindu entities. Lastly, we have Mahatma Gandhi. Although he was not a Muslim, but he still supported the Khilafat movement and saw it as an opportunity to unite Hindus and Muslims, and his support made this movement very strong. So, in conclusion, to summarize all this, अब्दुल रहमान, आयशा सना, अम्मारा शेख,
आमना राशिद, अनमोल, आमना राशिद है, अनोर कादरी, अरीज खान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, बख्तावर, हुआ मुस्लिम, ईमान मुस्फिरा, इशाल सुनिसारा, फरा सिद्दीकी, फायहा जिया, हादिया, भाग जाए यहाँ से। हादिया कहाँ है? हादिया नरमीन है ना पूरा नाम? हमना शुएब, हमना शुएब, हानी गजनफर, हुदा अनीस, लाइबा, लाइबा तैमूरी, मानूर, माहीन जुल्फ़िकार, माहरूफ रसूल, माहिदा खान, मरियम खुर्शीद, मैमूना ईमान राव, महक, मुनीरा, नेहा राशिद, राबिया, राबिया फ़हीम, नेहा, ये मुनीरा है, मुनीरा, मुनीरा कहाँ है? नहीं आई। रीमा नाज, रोहम रेहान, रुमैसा एजाज, सादीना, सादीना, सफीना, सफ़ा उमर, सालिया आरिफ, सना तारिक, सानिया आबिद, शेरबानो, शिज़ा खुर्शीद, शिज़ा साजिद, सिमरन देवी, सुनैना, सिमरन देवी नहीं है, सईदा अफनान आदिल, सईदा आयशा अकील, सईदा आयशा उन्निसा, सईदा फाइजा मुइन, सईदा फातिमा नाज, सईदा उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा चली गई, अंजिर अरशद, उस्मान खान, वजिया वाहिद अली, वानिया सलमान। ठीक है भाई।